बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, इसका पार्ट 1 है। अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 जो है ये कौन सा नंबर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के नीचे अगर ऐसा नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है? जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर है 4 9 16 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इनके अलावा कोई नंबर अंडर रूट के नीचे आएगा ना तो हमेशा वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है, इर्रेशनल नंबर। यहां पर आप जो है इसको टिक कर दें। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 2 है पाई एंड ई या आइलर नंबर आर। तो ये दोनों जो नंबर हैं ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे, तो आप ये ऑप्शन डी को टिक कर लें, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं जी कि इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट एन इज। जिस तरह भी आपका पार्ट 1 में मैंने बताया कि अंडर रूट के नीचे अगर कोई भी नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर जो हमारा रिजल्ट में नंबर आएगा वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये ऑप्शन डी यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये दो इर्रेशनल नंबर है जिनको कि जमा किया जा रहा है। ठीक है, दोनों 3 और 5 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट के नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर्स को अगर आपस में जमा किया जाए तो हमें रिजल्ट इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसका भी ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लें। ठीक है, और उसके बाद नंबर 5 है कि फॉर ऑल एक्स मेंबर ऑफ आर, के तमाम रियल नंबर x के लिए x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड, कि हर रियल नंबर अपने खुद के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नंबर 6 है लेट ए बी सी आर मेंबर ऑफ रियल नंबर या ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, then if a is greater than b and b is greater than c implies that a is greater than c is called, कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हो a b c और a जो है b से बड़ा हो और b जो है c से बड़ा हो तो इसका मतलब है a जो है वो c से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रियल नंबर की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आप यहां पर ऑप्शन बी को टिक कर लें। उसके बाद आ जाए नंबर 7 में, यहां पर उन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दी है, इसका ये कह रहे हैं जी कि आंसर यहां पर कौन से वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखें ये हमें इन्होंने एक्सप्रेशन दी है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो पहले स्टेप में ये 8 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिखें। मैंने 2 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया और साथ में ये पावर आ गई x। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3 x हो गया और ये 64 को भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर ये इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है यहां पर ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों की बेसिस सेम है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को आपस में जमा कर लेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस x 4x पावर आ जाएगी। अब देखिए इक्वेशन की दोनों साइड जो टर्म आ रही है दोनों की बेस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने 4x इज इक्वल टू 6x लिख दिया। ठीक है, दोनों की पावर्स को मैं नीचे ले आया हूं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को आप एक तरफ रखें, 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड करें तो x की वैल्यू 3/2 आ जाती है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम आएंगे तो इसमें देखें ये ऑप्शन ए में जो है 3/2 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप टिक कर लें। उसके बाद नंबर 8 है लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर देन इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड, कि अगर हमारे पास दो नंबर हो a b, तो अगर a इक्वल हो b के और b इक्वल हो a के तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है रियल नंबर की। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद नंबर 9 है, ये उन्होंने एक्सप्रेशन दी है और इसका कह रहे हैं जी करेक्ट, अगर इसको हम सॉल्व करें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर कौन से वाला है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये इन्होंने में एक्सप्रेशन दी हुई थी, इसमें पहले 75 को के फैक्टर बनाएंगे तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, 27 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 2 बार आ रहा है तो उसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 2 बार आ रहा है तो उसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये जो 5 का स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर रूट ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस पावर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 जो है स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा, ये मैंने लिख दिया। फिर ये वाला प्लस मैंने डाल दिया, यहाँ पर भी ये 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये वाला 3 जो है स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो 8/3 हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो 8/3 ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। ठीक है, और नंबर 9 है द प्रोडक्ट ऑफ, ये इन्होंने हमें 2 वैल्यूज दी हैं तो इनका प्रोडक्ट हमने देखना है कि कौन सा नंबर है। ठीक है, इन्होंने 4 ऑप्शन दी हुई हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास इन्होंने एक्सप्रेशन दी थी
अब ये हम यहाँ पर फार्मूला जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये 3 को a के इक्वल रखें और √5 को b के इक्वल रखें, तो ये हमारा a प्लस बी वाला पार्ट हो गया और ये a माइनस बी वाला पार्ट हो गया। तो इसको हम a स्क्र माइनस बी स्क्र के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर लेंगे तो ये जो अंडर रूट है ये और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 9 माइनस 5 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब 4 क्या है, ये रैशनल नंबर है, हम इसको 4/1 करके लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की सूरत में या बटा की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसका मतलब है ये आंसर जो है इसका करेक्ट कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर इन्होंने हमें ए, बी और सी की वैल्यूज दी है, और हमने ये दो इक्वेशन वेरीफाई करनी है, ठीक है। दो पार्ट है इसमें, ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड हम देखेंगे कि बराबर आती है क्या नहीं, ठीक है। ये जो पहले वाले पार्ट में इक्वेशन है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं रियल नंबर की, और ये जो इक्वेशन 2 है इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं रियल नंबर की, ठीक है। तो पहले हम ये पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये मैंने इक्वेशन लिखी, अब इस इक्वेशन की हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सॉल्व करके देखना है कि हमारे पास एक जैसी वैल्यू आती है क्या नहीं, ठीक है। तो पहले हम ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो लेफ्ट साइड थी इसको मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। अब ये ए, बी और सी की इन्होंने हमें ये जो ऊपर वैल्यूज दी हैं वो यहाँ पर आप पुट कर लें इनकी जगह, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज पुट कर ली। अब देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करना होता है। तो इसमें ये दो फ्रैक्शन या दो कसरें जो कि जमा हो रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनके जो नीचे वाले नंबर है या नीचे डिनोमिनेटर है 3 और 5, इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 इनका एलसीएम या ज़ुज़ाफ़ कल की वैल्यू बन जाती है। अब इस 15 पे ये वाला 3 डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 5 टाइम, ठीक है। 3 5 15 हो जाता है। तो उस 5 को आप ये जो ऊपर 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये जो 5 है इस पे, इसको आप डिवाइड करें इस 15 पे, तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम, ठीक है। 3 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21 हो जाता है। अब आप ये 25 और 21 को ऐड करेंगे तो 46 और डिवाइड बाय 15 आ जाएगा, और इसको हम ये 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, ये जो 3 है इस 15 पे डिवाइड हो सकता है, और ये 2 इस 46 पे डिवाइड हो सकता है। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 3 1 3 और 3 5 15 हो जाएगा, और ये 2 1 2 और 2 23 टाइम डिवाइड होता है 46 पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ऊपर वैल्यू आ गई है ये 23 और नीचे आ गया 5, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू मिली। अब हम ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है, ठीक है। तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी। अब ए, बी और सी की वैल्यू जो ऊपर इन्होंने आपको दी है वो आप यहाँ पर एंटर कर लें, ठीक है। तो ये मैंने इनकी वैल्यूज को एंटर किया। अब देखें, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। पीछे ये 5/2 यहाँ पर रह जाएगा, और ये 3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21 हो जाएगा, ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। अब ये दो हमारे पास फ्रैक्शन या कसरें जो कि जमा हो रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इनका एलसीएम ये 10 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 10 जो है इस 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जब डिनोमिनेटर में एक वैल्यू दूसरे से डिवाइड हो सकती है, तो जो वैल्यू डिवाइड होती है वही एलसीएम की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब इस 10 पे ये वाला 2 डिवाइड करें तो उसको डिवाइड करेगा 5 टाइम, उस 5 को आप इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 25 आ जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें, और ये 10 इस 10 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 25 और 21 को ऐड करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। ये दोनों जो है 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 23/5 आ जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू भी 23/5 आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 23/5 थी, ठीक है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई। तो बस आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका मतलब है हमने जो इक्वेशन हमें इन्होंने दी थी पार्ट 1 में, इसको हमने वेरीफाई कर लिया, इसकी दोनों साइडें हमने बराबर प्रूफ कर ली, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है। अब इसमें हमें इन्होंने ये इक्वेशन दी है, तो इसकी भी हम इस तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हम इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, और यहाँ पर अब ऊपर इन्होंने हमें जो एबीसी की वैल्यू दी थी वो आप यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है। अब अगेन ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले पुट सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये दो फ्रैक्शन है जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो इनको हम सॉल्व करने के लिए इनके जो नीचे ये डिनोमिनेटर आ रहे हैं या ये जो नीचे वाली वैल्यूज है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ज़ुज़ाफ़ ले लेंगे। तो इनका एलसीएम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, ठीक है। अब ये वाला 2 जो है इस 6 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 3 टाइम, उस 3 को आप ये ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, और ये 3 इस 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 7/5 हो जाएगा। अब 9 और 10 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और इंटू ये 7/5 आ गया, ठीक है।
अब आप 19 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 133 आ जाता है, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी, यहाँ पर भी ए बी सी जो वैल्यूज उन्होंने ऊपर हमें दी है क्वेश्चन में, वो यहाँ पर आप पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें अब यहाँ पर ये 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 7 और 3 पीछे रह जाएगा। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है या दो कसरें हैं जो कि जमा हो रही है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम ये 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 13 का एलसीएम या इजाफे अकल की वैल्यू बन जाती है। अब ये वाला 10 इस 30 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस 21 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाता है, फिर ये प्लस का साइन पुट करें, और ये 3 इस 30 पे डिवाइड होता है 10 टाइम, उस 10 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70 हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू जमा करें तो 133/30 हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड की एक जैसी वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट साइड इक्वेशन की थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है हमें जो इक्वेशन उन्होंने हमें दी थी पार्ट 2 में, इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया, इसको भी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए बी सी, ये हमें इन्होंने ए बी और सी की वैल्यू दे दी है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इन तीनों नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, पहले एडिशन के लिए फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो रियल नंबर की होती है वो एडिशन के लिए हम वेरीफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन तीनों नंबर्स के लिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सॉल्यूशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये इक्वेशन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें अगर हम 3 नंबर आपस में ऐड करना चाहें ना, और अगर हम नंबर की ग्रुपिंग चेंज करें, मिसाल के तौर पे पहले हम आखिरी वाले 2 नंबर को आपस में ग्रुप करके जमा करके पहले वाले नंबर में ऐड करें, फिर हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर लें, पहले वाले दोनों नंबर का ग्रुप बना के इनको जमा करें, तीसरे वाले नंबर में ऐड करें, तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए, हमारे आंसर पे कोई असर नहीं होना चाहिए। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज आती है। पहले लेफ्ट साइड को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर पुट किया। अब यहाँ पर ए बी और सी की आप ये वैल्यूज पुट कर लें, जो ये 3 वैल्यूज हैं इनकी जगह आप पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने वैल्यूज पुट कर ली, पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करें। तो ब्रैकेट में ये देखें ये 2 फ्रैक्शन या 2 कसरें हैं जो कि आपस में प्लस हो रही है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इनका आप एलसीएम आपको लेना पड़ेगा या इजाफे अकल की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इजाफे अकल की वैल्यू ये नीचे जो डिनोमिनेटर है, एक 2 है एक 4 है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर ये 4 जो है यही एलसीएम की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है 2 टाइम, उस 2 को आप इस ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, और ये 4 इस 4 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 + 7 17 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब अगेन ये 2 फ्रैक्शन हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो हम दोबारा इनको सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब एलसीएम ये नीचे वाले जो 2 डिनोमिनेटर है इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इस 12 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, उस 4 को आप उस ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाता है, और ये 4 इस 12 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप ये 17 से मल्टीप्लाई करें तो 51 हो जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज को जमा करें तो 67/10 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखी और उसके बाद इनकी मैंने वैल्यूज पुट कर ली ए बी सी की। ठीक है, अब वैल्यूज पुट की, तो अब ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। इसमें ये 2 फ्रैक्शनें हैं या 2 कसरें हैं जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको हम अब सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम उसी तरीके से इनके डिनोमिनेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 2 और 3 को, तो ये 6 हो जाएगा। अब इस 6 पे इस 3 को डिवाइड करें, डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया, और अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाता है। ठीक है, अब 8 + 15 23 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब अगेन ये 2 फ्रैक्शन हैं या 2 कसरें हैं जो कि जमा हो रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए अगेन इनका आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेने के लिए आप 6 के फैक्टर मालूम करें और 4 के फैक्टर मालूम करें, फिर दोनों के कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उनको आपस में ज़रब देंगे तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 12 पे इस 6 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस 23 से मल्टीप्लाई करें 46 हो जाएगा, और ये 4 इस 12 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें 21 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जमा करें, 67/12 हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड की देखिए हमारे पास क्या आई थी,
ये भी हमारे पास 67/12 आई थी। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने बराबर प्रूफ कर लिया, तो हम कहेंगे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन की वेरीफाई हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन को प्रूफ करेंगे। तो इसमें और एडिशन में क्या फर्क है कि एडिशन में यहाँ प्लस का साइन आ रहा होता है, मल्टीप्लीकेशन में देखें ये ज़रब का साइन आ रहा है, बस ये फर्क है। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम प्रूफ करते हैं। पहले लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पर लिखी, यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर लें हम आप ABC की। ठीक है, वैल्यूज मैंने पुट की। पहले ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 37 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 4 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर लें, 4 1 4 और 4 2 8 हो जाता है। तो अब ऊपर हमारे पास 35 आ गया और नीचे 3 × 2 6 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू मालूम करें। ये मैंने राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिखा, फिर मैंने ABC की वैल्यूज पुट की। अब इसको सॉल्व करें तो देखें ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है। ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 उस पे डिवाइड होगा, 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। तो अब ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 3 आ गया और इनटू मैंने 7/4 लिख दिया। अब ये 4 और 10 दोनों पे 2 का टेबल डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो दोनों का मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया। अब ऊपर 7 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करें 35 हो जाता है, नीचे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 35/6 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी सेम आई थी। ठीक है, इसका मतलब है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो भी वेरीफाई हो जाती है, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई। तो आप लिख लेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये आप जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है इसकी इक्वेशन आप लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कि क्या 0 एक रैशनल या नातिक नंबर है? अगर है तो एक्सप्लेन करें इस चीज को। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, के जी 0 जो है ये रैशनल नंबर में आता है, नातिक आदाद में आता है। एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि ये वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q यानी कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास 0 हो तो हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3, 4, 5 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 0 पे कोई भी वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो वापस आपको आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 0 को चूंकि हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं तो फिर 0 एक रैशनल नंबर हो। ठीक है, बस इतना सा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। के रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर हो, मिसाल के तौर पे 2 रियल नंबर A और B है, ठीक है, तो इनके दरमियान 3 किस्म के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। या तो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, या पहला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा होगा। बस ये 3 रिलेशनशिप ही हो सकते हैं कोई से भी 2 रियल नंबर में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। ये हमें इन्होंने 2 नंबर दिए हैं, इनके दरमियान हमने मजीद 2 रैशनल नंबर मालूम करने। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिटेल से इसके बारे में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे बताया था कि देखिए, हम 4 और 5 के दरमियान अगर मजीद 2 रैशनल नंबर मालूम करना चाहेंगे तो उसका तरीका हम ये करेंगे कि हम पहले इन दोनों नंबर को जमा करें। ठीक है, हमारे पास जो सम आएगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इन दोनों नंबर के दरमियान में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें वो एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। मैं पहले एक रैशनल नंबर मालूम करता हूं, फिर दूसरे का बताता हूं। तो देखिए, ये हमें इन्होंने 2 नंबर दिए हैं। अब इन दोनों नंबर्स को पहले आप जमा कर लें, 4 + 5 करें, जमा करके इनको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 + 5 करेंगे, ये 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास अब पहला जो रैशनल नंबर है वो आ गया। ये जो 9/2 है ना, ये 4 और 5 के दरमियान इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम दूसरा रैशनल नंबर मालूम करेंगे। तो अब हमने ये जो वैल्यू मालूम की है, ये जो हमारे पास एक रैशनल नंबर आया है जो कि इन दोनों के दरमियान में है, हम इस नंबर को लें और इसके साथ चाहे हम 4 को ऐड करें या 5 को ऐड करें, दोनों को जमा करके अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा जो कि इस 4 और 5 के दरमियान में हो। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि ये 9/2 के साथ ये जो 5 है इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने दोनों को आपस में ऐड किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब आपके पास 2 ऐसी वैल्यूज हो कि एक फ्रैक्शन की सूरत में आ रही हो और एक होल नंबर की सूरत में आ रही हो, तो फिर जो एलसीएम होता है, यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर होता है वही एलसीएम या इजाफे अकल की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये डिनोमिनेटर और एलसीएम की वैल्यू सेम है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट किया।
और यहाँ पर 5 के नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखी नहीं होती, उसका डिनोमिनेटर 1 के इक्वल होता है। एक्चुअली में ये 5/1 है, ठीक है। तो आप उस 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 से आप इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो अब आप ये 9 और 10 को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 19 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये हमने दोनों नंबर को जमा कर लिया। अब हम ये जो हमारे पास सम आया है या मजमू आया, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सम लिखा, डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन का साइन या तकसीम का साइन चेंज करते हैं ज़रब के साइन के साथ, तो उसके बाद जो वैल्यू होती है उसको आप उलट देते हैं, उसकी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 को 1/2 लिख दिया। अब ये 19 को 1 से मल्टीप्लाई करें 19 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। तो ये हमें जो दूसरा रैशनल नंबर है वो मिल गया, ठीक है। ये 19/4 और ये जो ऊपर हमें वैल्यू मिली थी 9/2, ये दोनों ऐसे रैशनल नंबर हैं जो कि 4 और 5 के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमें इन्होंने 3 एक्सप्रेशन दी है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना या मुख्तसर करना है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, इसमें ये हमें इन्होंने एक्सप्रेशन दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, पहले हम ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है इसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप हटाएंगे तो आप इसकी ये वैल्यू 1/5 पुट कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट की वैल्यू सर आ रही हो कि यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू आ रही हो, तो जब आप ये स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो ये आप लिखेंगे 1 और जो भी यहाँ इंडेक्स की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर 5 है, तो आप 1 वो वाली वैल्यू लिख लिया करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती तो फिर आप जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 पुट करते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट को रिमूव कर लिया। अब देखें यहाँ पर ये जो होल पावर आ रही है इन सारी टर्म की, इसकी ये जो होल पावर है इसको सारी टर्म की पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो देखें मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, x15 इंटू 1/5 कर दिया, इसी तरह y35 इंटू 1/5 कर दिया, और ये z20 इंटू 1/5 कर दिया, ठीक है। अब ये 515, यहां पर भी 535 और ये 520 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 1 5, 5 3 10 15 हो गया। यहाँ पर ये 5 जो है 7 टाइम डिवाइड होगा और ये 5 इस 20 पे 4 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या वैल्यूज रहेगी, यहाँ पर x3 रह गया, यहाँ पर x की पावर 7 है और ये z की पावर 4 है, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर आ जाता है, सिंपल सा सोल्यूशन था, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 का सोल्यूशन है, ये इन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको आप खत्म कर लें। तो इसको जब आप खत्म करेंगे, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो जब आप स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो आप 1/3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो इसमें एक तो ये 27 को हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में, ठीक हो गया। और यहां पर ये पावर की पावर आ रही थी 2x की पावर 1/3 आ रहा था, ठीक है। तो ये दोनों पावर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x/3 आ जाएगा। अब अगेन देखेंगे पावर की पावर आ रही है, 3 की पावर 2x/3 आ रहा है, तो इनको अगेन आप मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। ये 3 इंटू 2x/3 मैंने लिख दिया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 की पावर 2x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 का सोल्यूशन है, ये इन्होंने हमें एक सिंपल सी एक्सप्रेशन दी है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि देखिए ऊपर ये जो 3n आ रहा है ना, इसको मैं बाहर कर लेता हूं इस टर्म के, ठीक है। मैंने ये 3n को लिख दिया और इनटू मैंने ये वाला 6 और ये जो 3/2 रह गया था ये मैंने लिख दिया, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। और नीचे जो है ये 3n यहां पर इस वाली टर्म में भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, ये हमारा मुश्तरका हो गया। तो यहाँ 3n प्लस 1 में से 3n कॉमन जाएगा और 3 की पावर 1 ये रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 3n पूरा कॉमन चला गया तो पीछे 1 रहेगा। अब ये वाला 3n और ये वाला 3n आपस में इनको कैंसिल कर लें, तो पीछे आपके पास ये आ जाएगा 6 और ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1 3 आ जाएगा और माइनस ये 1 आ, ठीक है। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें 54 हो जाता है और 3 में से 1 को माइनस करें 2 आ जाएगा। 54 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये 2 1 2 और 2 27 टाइम डिवाइड होता है 54 पे, तो हमारा आंसर आ गया 27, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51। या 3 कंसेक्यूटिव ताक नंबर है। कंसेक्यूटिव्स का आपको मैंने बताया था ऐसे नंबर जो कि जुड़े हुए हो, आगे पीछे आ रहे हो, ठीक है। अब ताक नंबर कौन से होते हैं, देखिए जैसे कि 1 3 5। अब ये 3 नंबर है जो कि कंसेक्यूटिव ताक नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है,
क्योंकि एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं। इसी तरह 5, 7, 9 ताक नंबर जो है ये आगे पीछे जुड़े हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 कंसेक्टिव या जुड़े हुए ताक नंबर हैं जिनको अगर हम जमा करें तो हमें 51 मिलता है, ये उनका सम या मजमू है, ठीक है। फाइंड 3 इंटीजर, तो हमने वो तीनों इंटीजर जो ताक हैं उनकी वो मालूम करने के वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है ये x के इक्वल है, ठीक है। तो अब दूसरा ऑड इंटीजर क्या होगा, हम x में 2 ऐड करेंगे, क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं इनमें दो नंबर का फर्क होता है। जैसे 1 और 3 दोनों ताक नंबर है, अब इनमें फर्क किसका है, 2 नंबर का है। इसी तरह 3 और 5 में डिफरेंस 2 का है, फिर 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए अगर हमारा एक ऑड नंबर x के इक्वल है तो उससे अगला जो कंसेक्टिव ऑड नंबर होगा उसमें हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर इससे अगला जो कंसेक्टिव ऑड नंबर या ताक नंबर होगा उसके लिए हमें ये जो पहले वाला ताक नंबर है उसमें 4 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर x की सूरत में हमने लिख दिए। अब इन्होंने हमें कंडीशन क्या बताई है कि इन तीनों ऑड नंबर को आपस में जमा करें तो हमें सम 51 मिलता है। तो हम इन तीनों नंबर को आपस में जमा कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये देखे तीनों नंबर को ऐड करके लिख दिया और इनका सम हमें क्या मिलेगा, 51 मिलेगा, ठीक है। अब आप ये x प्लस x तीनों को जमा करें, 3x हो जाएगा, 2 और 4 को जमा करें 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51 आ गया। अब 6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, 51 में से 6 को माइनस करें 45 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ही रखें, 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 45 पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करें 3 1 द 3 और 3 15 द 45 हो जाता है। तो ये हमें पहले वाला जो ऑड नंबर है या पहले वाला ताक नंबर है उसकी वैल्यू मिल गई है 15, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सो फर्स्ट ऑड इंटीजर इज 15 हो गया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, 15 में आप 2 मजीद ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। और फिर थर्ड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, आप इस 17 में 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 19 हो जाएगा। या आप इस 15 में 4 को ऐड करेंगे जैसे कि हमने ऊपर x की सूरत में लिखा था, तो तब भी आपको 19 मिलेगा। तो 15, 17, 19 ये 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर है, ये 3 जुड़े हुए ताक नंबर है, ठीक है, जो कि आगे पीछे आ रहे हैं। तो ये हमें जो ऑड नंबर चाहिए थे वो हमने मालूम कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था आई गेस जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट। अब्दुल्ला के पास टोटल 96 बॉल थी, 96 बॉल थी, उनको उसने 2 बकेट के दरमियान या 2 बाल्टियों के दरमियान रखा। 1 bucket has 28 more ball than the other bucket। उसने जिस तरतीब से बॉल्स को रखा अब्दुल्ला ने दोनों बाल्टियों में, एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी से 28 बॉल उसने ज्यादा रखी, ठीक है, एक बाल्टी में 28 बॉल ज्यादा थी। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो हमने ये मालूम करना है कि अब्दुल्ला ने दोनों बकेट या दोनों बाल्टियों में कितनी कितनी बॉलें रखी, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, टोटल बॉल कितनी है 96, ठीक है। हम फर्ज करते हैं कि फर्स्ट बकेट जो है उसमें x बॉल अब्दुल्ला ने रखे, ठीक है। तो फिर सेकंड बकेट में क्या होगा, चूंकि उसने एक बकेट से दूसरी बकेट में 28 बॉल ज्यादा रखे हैं, तो फिर हम ये x में 28 बॉल ऐड करेंगे तो ये सेकंड बकेट के बॉल बन जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने हमें जो कंडीशन बताई है क्वेश्चन में कि हम अब्दुल्ला ने दोनों बकेट में टोटल कितने बॉल रखे, 96 रखे। तो इसका मतलब है हम ये दोनों बकेट के बॉल को अगर जमा करेंगे तो ये इक्वल आने चाहिए 96 के, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, तो ये मैंने लिख दिया। ये मैंने एक बकेट के बॉल लिख दिए, ये मैंने ये दूसरी वाली बकेट के बॉल लिख दिए, इनको आपस में जमा कर रहा हूं और तो ये टोटल हमें मिलेगा 96, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस 28 हो गया। 28 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये 96 के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 68, ठीक है। और ये 2x है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को आप इक्वेशन के अंदर रखें, 2x को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 68 पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2 और 2 34 टाइम डिवाइड होता है 68 पे। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 34। x क्या है, जो पहली बकेट के बॉल है वो x के इक्वल है। इसका मतलब है फर्स्ट बकेट में अब्दुल्ला ने टोटल 34 बॉल रखी, तो सेकंड बकेट में फिर कितनी होगी, सेकंड बकेट में उसने 28 बॉल ज्यादा रखी हैं। तो आप 34 में 28 जमा करेंगे तो 62 बॉल जो है अब्दुल्ला ने सेकंड बकेट में रखी, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। के सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए को इन्वेस्ट किया, ठीक है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। तो ये जो सलमा ने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराई, इस पे जो बैंक उसको प्रॉफिट दे रहा था सालाना, वो शुरू में ये दे रहा था, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। ये जो प्रॉफिट रेट था ये बढ़ के 8% हो गया 2 साल के बाद।
फाइंड द टोटल अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो 7 साल के बाद सलमा की टोटल अमाउंट कितनी होगी, यानी कि उसका जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट और उसकी जो असल रकम है इसको आपस में हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल जो सलमा की रकम होगी 7 साल के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका तरीका हम ये करेंगे, देखिए पहले 2 साल के लिए ये प्रॉफिट रेट था, ठीक है, तो हम इस प्रॉफिट रेट से जो है पहले 2 साल का प्रॉफिट मालूम कर लेंगे, फिर अगले 5 साल के लिए सलमा का जो प्रॉफिट रेट हो गया वो 8% हो गया, ठीक है, तो फिर अगले 5 साल के लिए हम इस रकम पे ये 8% के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमारे पास दोनों प्रॉफिट जब आ जाएंगे, पहले 2 साल का प्रॉफिट और अगले 5 साल का प्रॉफिट दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 7 साल का प्रॉफिट आ जाएगा। वो जो प्रॉफिट की अमाउंट आएगी उसको हम ये जो सलमा की प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें जमा करेंगे तो सलमा की जो टोटल अमाउंट होगी 7 साल के बाद वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हम फॉर फर्स्ट 2 ईयर पहले 2 साल का जो प्रॉफिट है सलमा का वो मालूम करते हैं। तो इसके लिए देखें सलमा की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 3,50,000, ठीक है, ये मैंने लिख दी, और रेट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर 7/1/4% था, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर लें डेसिमल पॉइंट में, तो उसके लिए पहले देखें ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करें तो 29/4 हो जाएगा। अब 29 पे 4 को डिवाइड करें तो 7.25% जो रेट है वो सलमा का पहले 2 साल का था, ठीक है। टाइम मैंने फर्स्ट ये 2 ईयर लिख दिया, ये पहले 2 साल का निकालने लगे। तो अब ये आपने जो इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का फार्मूला ये लगाना है, प्रॉफिट अमाउंट या इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो वैल्यूज आप पुट कर लें, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट सलमा की है 3,50,000, रेट जो है 7.25% है, ये वाला ठीक हो गया, और टाइम जो है आपका, और टाइम जो है हमारे पास 2 ईयर है, तो यहां पर मैंने 2 पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। अब ये 100 के 2 जीरोज यहां पर, ये ऊपर 2 जीरोज को डिडक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास 3,500 रह जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो पहले 2 साल का प्रॉफिट है वो आ जाएगा सलमा के लिए 50,750, ठीक है। ये पहले 2 साल का प्रॉफिट हमने निकाल लिया इस प्रॉफिट रेट के हिसाब से। अब हम अगले 5 साल का के लिए सलमा का जो प्रॉफिट है वो निकालते हैं, तो मैंने लिख दिया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो सलमा की हुई है, अब रेट जो है 8% हो गया है और टाइम 5 साल हो गया, तो सेम फार्मूला आपने पुट किया, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें, ये मैंने वैल्यूज पुट की। अब अगेन ये 100 के 2 जीरोज और यहाँ से ये 2 जीरोज आपस में कट जाएंगे, तो पीछे ये 3,500 आ गया, 8 5 40 हो जाएगा, दोनों को जरब दें तो ये 1,40,000 अगले 5 साल के लिए सलमा का प्रॉफिट आ जाएगा 8% के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये दोनों आप अमाउंट जमा कर लें, टोटल प्रॉफिट, ये 2 साल का प्रॉफिट जो था सलमा का और ये 5 साल का प्रॉफिट था, दोनों को आपने जमा किया तो ये 1,90,750 हमारे पास टोटल उसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट आप सलमा की जो प्रिंसिपल अमाउंट थी इसमें जमा कर लेंगे, जो शुरू में उसने अमाउंट इन्वेस्ट की थी इसमें आप ये उसका प्रॉफिट जमा करें, तो टोटल जो सलमा की अमाउंट है 7 साल के बाद वो 5,40,750 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और साथ में ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में।